नमस्कार दोस्तों। इस सीरीज़ में हम डिस्कस कर रहे हैं कि पिछले सालों में जब से सिलेबस चेंज हुआ है यूपी पीसीएस का, किस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं। अभी हमने देख लिया है कि 2018 में फर्स्ट पेपर में कौन से प्रश्न आए थे, सेकेंड पेपर में कौन से प्रश्न आए थे। मैं जीएस की बात कर रहा हूँ। और अब देखेंगे थर्ड पेपर की। ठीक है। एक चीज़ के लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। मैंने कहा था कि आज हम ख़त्म कर देंगे, पूरा सब रिकॉर्डिंग कंप्लीट हो जाएगी, मुझे ऐसा लग रहा था, लेकिन बगल में कुछ काम चल रहा है तो बहुत ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें आ रही थी, तो उस समय मैंने रिकॉर्डिंग नहीं की। तो इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। बहुत जल्दी ये चीज़ें हम कवर कर लेंगे। ठीक है जी। चलिए देखते हैं थर्ड पेपर में क्या पूछा गया था। बाकी मैंने बता दिया था कितने तरह के प्रश्न होते हैं। मोटे तौर पे 2 सेक्शन है। सेक्शन ए में शॉर्ट में लिखना होता है, सेक्शन बी में 200 शब्दों में, तो वो आपको पता है। पहला क्वेश्चन देखिए, वैश्वीकरण के कारण भारत में औद्योगिक विकास पर पड़ने वाले प्रभावों का मूल्यांकन कीजिए। वैश्वीकरण से थर्ड पेपर में भी पूछा गया है। इसी साल वैश्वीकरण से 2 क्वेश्चन फर्स्ट पेपर में आए थे, याद है ना। देखिए कितना इंपॉर्टेंट है। इस बार ये पूछा गया कि औद्योगिक विकास पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। इस पर हम बात करेंगे जब सिलेबस में जाएंगे तब। अगला प्रश्न, नीति आयोग द्वारा तैयार की गई नई राष्ट्रीय ऊर्जा नीति 2017 के परिप्रेक्ष्य में नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों द्वारा ऊर्जा उत्पादन के लक्ष्यों का वर्णन कीजिए। देखिए इसको 2 तरह से देख लीजिए। एक तो उस समय 2017 की जो नीति आई थी उसके आधार पर पूछ लिया गया, लेकिन आप सिर्फ इतना देखें कि नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों द्वारा ऊर्जा उत्पादन के लक्ष्य क्या क्या हैं। ये आपको अभी भी पढ़ना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसका उल्लेख अगर आप कर दें अपनी परीक्षा में कि ये जो नीति आई थी उसमें ये बातें थी, तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 3, भारत में सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के कौन से प्रयास किए जा रहे हैं, उस पर प्रकाश डालना। मैं ठीक से पढ़ दूं, भारत में सतत विकास लक्ष्यों के प्रयास, ये जो प्रयास हो रहे हैं उन पर प्रकाश डालिए। सरकार ऐसा क्या कर रही है। सतत विकास लक्ष्यों में जो 17 लक्ष्य हैं उन्हें आप याद कर लीजिए, रट लीजिए। मैं एक वीडियो बना के दे दूंगा, उसे बार बार सुनते रहिएगा, याद हो जाएगा। क्योंकि वो प्री के लिए भी इंपॉर्टेंट है, मेंस के लिए भी, मेंस में इंटरव्यू के लिए भी। ठीक है, तो बहुत काम की चीज़ है। सरकार उसके लिए क्या क्या कर रही है, चाहे एनर्जी की बात हो, चाहे सोशल सेक्टर में हो, या फिर कोई भी, आपको ध्यान में रहना चाहिए। आगे देखिए, एक योजना है प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना। इसके बारे में पूछ लिया गया, प्री में भी पढ़ना होता है इसे। इसके उद्देश्य क्या है और इसके प्रावधान क्या हैं, इसका उल्लेख करना है, ये पूछा गया था। आगे देखिए, भारतीय कृषि में तकनीकी मिशन का तात्पर्य क्या है, इसके उद्देश्यों की विवेचना कीजिए। पहले आपको बताना है तकनीकी मिशन क्या है, इसके उद्देश्य क्या है, इनकी विवेचना कर दीजिए, हो गया। आगे देखिए, साइबर सुरक्षा विज्ञान क्या है। आपको पता होना चाहिए कि साइबर सिक्योरिटी से संबंधित कौन कौन सी चीज़ें हैं, कौन से कंसेप्ट हैं, बस यही बताना है। और इसका महत्व क्या है, साइबर सिक्योरिटी का महत्व क्या है, ये तो आप बहुत अच्छे से लिख सकते हैं। बस यही पूछा गया था। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 7। मैंने बताया था वो बड़ा सा टॉपिक था ना, मैंने बताया कि उसमें सिर्फ 2 ऐसे टॉपिक हैं साइंस वाले में, एक बायो टेक्नोलॉजी और एक नैनो टेक्नोलॉजी। इनसे ज़्यादा प्रश्न आते हैं। देखिए पूछ लिया, जैव प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग जिन क्षेत्रों में हो रहे हैं उनकी चर्चा करिए। एक्चुअली इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं, कोई टेक्नोलॉजी है तो उसका अनुप्रयोग क्या है, प्री में भी इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, ये ध्यान देखिए। आगे देखिए अगला प्रश्न, वामपंथी उग्रवादी विचारधारा से प्रभावित नागरिकों को सामाजिक और आर्थिक समृद्धि की मुख्य धारा में लाने की सुधारक नीतियों पर चर्चा करें। बेसिकली आपसे ये पूछा जा रहा है कि जिन जगहों पर वामपंथी उग्रवाद है वहाँ की जो आम जनता है उसे मुख्य धारा में कैसे लाया जाए। सरकार ने इसके लिए योजना भी एक चलाई है, उसका भी आप मेंशन कर सकते हैं, उसका उल्लेख कर सकते हैं। तो इन सुधारक नीतियों के बारे में आपको बताना है, कौन सी नीतियाँ अपनाई जानी चाहिए, चर्चा करिए। आगे देखिए, फिर पूछा गया भारत की राष्ट्रीय रक्षा परिषद पर प्रकाश डालें। ये क्या है, नेशनल डिफेंस काउंसिल क्या है, बेसिकली इसके बारे में वर्णन कर देंगे, हो जाएगा। 8 नंबर का है, 125 शब्द में लिखना है। और रक्षा क्षेत्र में पीपीपी मॉडल क्या है, ये काफ़ी चर्चा में, अभी भी चर्चा में है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप रक्षा में, इसका आप ख्याल रखें। इसका मतलब बस इतना बता दें कि मॉडल क्या है, हो जाएगा। थोड़ा सा कंक्लूजन जब लिखेंगे ना तो उसके भविष्य के बारे में कुछ बातें लिख देंगे, ज़्यादा नंबर मिलेंगे अच्छे से। अब देखिए दीर्घ उत्तरीय प्रश्न कौन से हैं, ध्यान से देखिए। पहला प्रश्न, उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन के प्रमुख प्रावधानों का परीक्षण कीजिए।
इसके क्रियान्वयन की परिस्थिति का उल्लेख करिए। जो नई स्कीम्स आती हैं उत्तर प्रदेश सरकार की, जो बड़ी स्कीम्स हैं, उन पर आप नज़र बना कर रखिए, मेंस के लिए भी और प्री के लिए भी। देखिए पूछ लिया, उसमें मिशन के काफ़ी चर्चा हो रही थी। आगे, आर्थिक विकास और कार्बन उत्सर्जन के बीच संतुलन की समस्या। समझ रहा है, ये बड़ा मस्त है, इस पे निबंध भी आते हैं। आर्थिक विकास है, उसके साथ साथ कार्बन उत्सर्जन है, ये जुड़े हुए हैं। ज़्यादा आर्थिक विकास के लिए हम इंडस्ट्रीज़ लगाते हैं, पेड़ काटे जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं और उसकी वजह से उत्सर्जन तो होगा ही। लेकिन इससे समस्या यही है कि संतुलन कैसे बनाएं, और इसी पे आपको टिप्पणी करना है। अच्छा है, कंसेप्चुअल है, लेकिन मज़ा आएगा इसका उत्तर लिखने में। आगे देखिए, प्रश्न संख्या 13, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के प्रावधानों का उल्लेख करें। इन प्रावधानों को लेकर प्री में यूपीएससी ने कई बार प्रश्न पूछे हैं, और जब भी आप खाद्य सुरक्षा की बात करें, आंसर लिखें, तो इसका उल्लेख जरूर करें, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिलहाल तो सीधे सीधे पूछ लिया कि प्रमुख प्रावधानों का उल्लेख करें और खाद्य सुरक्षा को सुदृढ़ करने हेतु किन सुधारों की आवश्यकता है, ये आप समझा दीजिए। 200 शब्दों में हो गया। आसान है, मुख्य परीक्षा बहुत आसान है। देख रहे हैं कितने मस्त मस्त प्रश्न पूछे जा रहे हैं। आगे देखिए, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उपक्रम भारत में आर्थिक समृद्धि तथा रोजगार संवर्धन के वाहक हैं। कथन का परीक्षण करना है। जो एमएसएमई सेक्टर है, ये भारत में आर्थिक समृद्धि भी लेके आ रहा है, रोजगार में वृद्धि भी कर रहा है। कैसे? इसके कुछ आंकड़े आपके पास होंगे, उसके आधार पर आप बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं। इस पर भी हम बात करेंगे। एक्चुअली पूरा सिलेबस हम यूट्यूब पर ही कवर करेंगे फ्री में, आप टेंशन मत लीजिए, ठीक है। आगे देखिए, प्रश्न संख्या 15, उत्तर प्रदेश के आर्थिक विकास में अंतर क्षेत्रीय असमानताओं को स्पष्ट कीजिए तथा पिछड़े क्षेत्रों के विकास में बाधक कारकों का उल्लेख करिए। आप जब यूपी को देखेंगे, मान लेते हैं यूपी का मैप है, तो उसमें जो अलग अलग वो क्षेत्र है ना, उनके विकास का स्तर अलग अलग है। बेसिकली यही पूछा गया कि असमानताएं हैं, उन्हें स्पष्ट करिए। मैप बना के करेंगे, बहुत मज़ा आएगा एग्जामिनर को। और जो पिछड़े क्षेत्र हैं, उनमें मतलब उनके विकास में कौन कौन से बाधक कारक हैं, एजुकेशन है कि स्किल की बात है कि और कौन कौन सी चीज़ें हैं, आप वहाँ लिख सकते हैं। हो गया। आगे देखिए, प्रश्न संख्या 16, प्रौद्योगिकी सूचना पूर्वानुमान और मूल्यांकन परिषद, ये परिषद का गठन किया गया है। बताइए क्या है इसका जनादेश, बताइए मैंडेट क्या है इसका। और आईटी क्षेत्र में 2020 तक भारत में आने वाली प्रौद्योगिकियों को सूचीबद्ध करिए। ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसके बारे में आप जानते रहेंगे तो लिख पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। फिलहाल अब इससे आने की संभावना कम है, लेकिन इसके बारे में फिर भी हम जानेंगे। इसका जनादेश बताइए। आईटी क्षेत्र में 2020 तक, अब 20 तो बीत गया, भारत में आने वाली प्रौद्योगिकियों का सूचीबद्ध करें। हो सकता है कि फिर आगे क्वेश्चन बने कि आने वाले 2030 तक हम कौन सी टेक्नोलॉजी अपनाएंगे, उनसे क्या फ़ायदा होगा, तो इस पर आप ध्यान रखिएगा। आगे देखिए, प्रश्न संख्या 17, प्रौद्योगिकी विजन दस्तावेज 2035 के चिन्हित क्षेत्र, लक्ष्य एवं भारतीय नागरिकों को उपलब्ध विशेषाधिकारों का उल्लेख करें। ये विजन क्या है, विजन दस्तावेज, इसके बारे में आप पढ़े होते तो आप कर लेते, ठीक है। ये पूछा गया था। इस तरह के जो दस्तावेज आते हैं टेक्नोलॉजी से संबंधित, उन्हें हमें पढ़ना होता है। बहुत सारी चीज़ें हैं, नीति आयोग लेके आती है कुछ चीज़ें, उस पर भी ध्यान देना होता है। तो चिन्हित क्षेत्र कौन से हैं, उसका लक्ष्य क्या है, नागरिकों को कौन से विशेषाधिकार मिले हैं, इनका उल्लेख करना था। अगला प्रश्न, वैश्वीकरण। देखिए फिर से एक प्रश्न आ गया, कितना ज़्यादा प्रश्न आ रहा है वैश्वीकरण से। वैश्वीकरण के युग में राष्ट्रीय सुरक्षा की चुनौतियों की विवेचना कीजिए। बताइए। एक मैं देखिए, वैश्वीकरण पे ना मैं 2 तरह से वीडियो बनाऊंगा। एक मोटे तौर पर वैश्वीकरण के लिए मैं समझ विकसित करने के लिए ना आपको पॉइंट्स दूंगा कि इस डायमेंशन में आप वैश्वीकरण को लेकर सोचिए, यहाँ से प्रश्न बनते हैं। उसके बाद से वैश्वीकरण से जो इश्यूज आते हैं, जैसे महिलाओं पे क्या प्रभाव है, हमारे कल्चर पे क्या प्रभाव है, इकोनॉमी पे क्या प्रभाव है, इसको अलग अलग करके डिस्कस कर लेंगे, ठीक है जी। अगला क्वेश्चन, भारत में केंद्र, राज्य तथा जनपद स्तरों पर आपदा प्रबंधन की विवेचना कीजिए। जो हमारे लिए हमारे देश में जो कानून बना है, आपदा प्रबंधन कानून, उसमें व्यवस्था की गई है केंद्र पर क्या होगा, राज्य स्तर पर क्या होगा, जिला स्तर पर क्या होगा। अगर आपने उसे तैयार कर लिया, आप आसानी से उसी का उल्लेख करते हुए इसका उत्तर दे सकते हैं, ठीक है। उसे हम पढ़ेंगे क्योंकि उसकी ज़रूरत हमेशा रहती है। एग्ज़ाम में वहाँ से प्रश्न आते हैं, प्री में भी आते हैं, मेंस में भी। और इसमें 20वां प्रश्न देखिए ध्यान से, वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था के लिए चुनौतियां क्या हैं और उनके समाधान क्या हो सकते हैं, इस पर टिप्पणी करना है। कानून व्यवस्था की चुनौती यूपी में बहुत बड़ी समस्या है, ठीक है, और उसका समाधान कैसे किया जाए, इस पर हमें बात करनी है।
ये रहे 20 प्रश्न थर्ड पेपर में जो 2018 में पूछे गए थे। ठीक है जी, तो इसमें इतना ही। अपना ख्याल रखिए, मुस्कुराते रहिए। आगे मिलते हैं। नमस्कार।